किस कारण से कारण को हम हेतु कहते हैं। इस कारण से, इस हेतु से, तो सबसे पहली बात है कि हम काव्य रचना क्यों करते हैं, काव्य रचना का कारण क्या है ना। काव्य सृजन में बहुत सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं और उस सम्मिलन से किसी न किसी चीज की सृष्टि होती है। उस सृष्टि का कोई कारण होता है और उस कारण से मतलब कि हम काव्य रचना करते हैं। तो इसीलिए काव्य हेतु को हम लोग काव्य का कारण समझ करके हम व्याख्यायित करते हैं। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अब दंडी ने क्या कहा कि काव्य हेतु का उन्होंने कहा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने क्या कहा कि कोई भी हम काव्य रचना करते हैं तो उसमें 3 चीजों का योगदान होता है। 3 चीजों के कारण उस हेतु के कारण हम कोई भी रचना करते हैं। जैसे कि काव्य रचना का एक हेतु प्रतिभा है। हमारे अंदर में प्रतिभा है तो उसका निदर्शन हो, उसको लोगों को पता चले और उसका पता चलने से क्या है, आपको सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलती है, कीर्ति भी मिलती है। कल जो हम लोग काव्य प्रयोजन में पढ़ रहे थे तो वो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी प्रतिभा को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना कि काव्य हेतु काव्य रचने का कारण उन्होंने कहा कि प्रतिभा है, क्योंकि हर व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता है। यदि उसके अंदर में प्रतिभा होगी तो ही वो काव्य रचना कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि व्युत्पत्ति मतलब कि किसी भी चीज का सृजन कैसे होगा, तो आपके अंदर उत्पन्न करने की क्षमता होगी, सृजन की क्षमता। व्युत्पत्ति को हम सृजन से भी जोड़ सकते हैं। आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति होगी तभी ही आप कोई रचना कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहें भी, हम सब चाह लें, फिर भी हम अच्छे कवि नहीं हो सकते हैं, हम अच्छे निबंधकार नहीं हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किस ओर हैं, जब तक हमारे अंदर व्युत्पत्ति का भाव, सृजनात्मक क्षमता नहीं होगी, किसी चीज को रचने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक हम कोई रचना नहीं कर सकते हैं। कई बार छात्राएं भी कहती हैं, अरे मैडम हमने तो अच्छा लिखा था, हमने तो सारे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन क्यों नंबर नहीं आया। तो नंबर नहीं आने के पीछे बेटा आपके पास परिभाषा है, आपके पास आकार और प्रकार है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि सृजनात्मक क्षमता यानी कि उसको व्याख्यायित करने की क्षमता या नया कुछ आपके पास थीम है, थॉट है, थ्योरी है, ठीक है ना, सारी चीजें हैं, लेकिन उसको यदि आप व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं तो एक समस्या है। और ऐसी समस्या में फिर आप रचना नहीं कर सकेंगे, रचनाशील नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रतिभा, और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभा भी हो तो भी व्युत्पत्ति तो है, क्योंकि आप तेज हैं, आप में शब्द की क्षमता है, अपार क्षमता है, लेकिन सृजनशीलता, व्युत्पत्ति, नई चीजों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन नवीनता का बोध आप में नहीं होगा, व्युत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। तो तब तक आप, क्योंकि शब्द हम सबों के पास हैं, भावाभिव्यक्ति हम सबों के पास है, लेकिन किसी की अभिव्यक्ति सुंदर कैसे हो जाती है, उसके पास व्युत्पत्ति की क्षमता है। ठीक है। तो उसके बाद एक हम लोग आवश्यक गुण मानते हैं प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद हम लोग कहते हैं कि अभ्यास। आपके पास प्रतिभा भी हो गई, व्युत्पत्ति भी हो गया, यानी कि ईश्वरीय प्रदत्त गुण हम प्रतिभा को मानते हैं कि सब में ये प्रतिभा नहीं होती है। सब कहते हैं ना कि हमने भी बीए पास किया, हमने भी एमए पास किया, लेकिन हर कोई तो कवि नहीं बन जाता है, हर कोई रचनाकार नहीं बन जाता है, हर कोई सारी चीजों को नहीं कर ले जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वो ईश्वरीय, और कभी कभी आप देखिएगा कि किसी ने पढ़ा भी नहीं, किसी ने लिखा भी नहीं, लेकिन वो नेचुरली ब्रिलियंट होता है ना। कोई पेंटिंग कर देगा, ऐसा कर देगा कि लगेगा कि अरे
बड़े-बड़े वो पिकासो की तरह लगेगा। तो प्रतिभा होती है, फिर उसके अंदर क्या होता है, सृजनशील क्षमता होती है, चीज़ों को नई दृष्टि से देखने की। लेकिन ये इन दोनों प्रतिभाओं के बाद भी वो तब तक चमत्कृत और देर समय तक, अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यदि उसमें अभ्यास नहीं होगा। हमारे अंदर दोनों आप देखती होंगी कि बहुत सारे बच्चे हाज़िर-जवाब भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन आगे जाके देखेंगे तो फिर वो उनका ध्यान कहीं और चला जाता है या वो अभ्यास में नहीं रह पाते हैं। तो अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन के संदर्भों में देखें, तो जिस काव्यादर्श में दंडी ने अपने काव्यादर्श में इसकी व्याख्या की है कि काव्य हेतु के बारे में बताया है। जैसे बताया कि आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे पहले बताया कि आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, व्युत्पत्ति होनी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए? आपके पास अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना? जड़मति भी सुजान हो जाता है अभ्यास के साथ। संभव है उसके पास उतनी प्रतिभा ना हो, संभव है उसके पास व्युत्पत्ति ना हो और उसके पास अभ्यास हो और अभ्यास से वह प्रैक्टिस करके वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि उस तरह तो हम तेज नहीं हैं, ये नहीं है और लेकिन अरे ये तो लगातार निरंतर मैडम पढ़ती रहती है और उससे क्या होता है कि वो चमत्कृत सबको कर देती है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं उसको मतलब एक सामान्य जीवन के साथ भी हम जो परिष्कृत करता है। इसीलिए यदि हम काव्य रचना में हम देखते हैं, रचना अध्ययन है कि अच्छे रचना है या आप अच्छे रचनाकार की श्रेणी में तभी ही आते हैं जब आपके अंदर ये तीनों चीजें आपके अंदर हो, ठीक है ना? और तभी ही आप एक मतलब कि काव्य कलाकार कहे जाएंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए वह कहा गया है कि यदि आप बेस्ट कलाकार, काव्यकार हो सकते हैं, तो आपके अंदर तीनों गुणों का होना क्या है? आवश्यक है, ठीक है? तो इसी रूप में हमें उसके अभिप्राय को, उसके आयाम को समझना चाहिए, क्योंकि बिना इसके बारे में भामह ने, रुद्रट ने, वामन ने और पंडित राज जगन्नाथ ने, सभी आचार्यों ने इसकी काफ़ी व्याख्या की है। तो इसमें 3 लोगों को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, दंडी को, वाग्भट को और मम्मट को। और इन तीनों ने क्या किया है कि काव्य रचना के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने आवश्यक माना है। अब जैसे प्रतिभा के बारे में कहा कि प्रतिभा है, तभी ही हम मौलिक और अपूर्व चिंतन कर सकते हैं, अपूर्व कार्य हम कर सकते हैं। हमारी रचना में यदि मौलिकता की ज़रूरत हमें है, यदि हमें अपूर्व एक मतलब कि एक्सीलेंट वर्क चाहिए, तो उसकी उसकी उद्भावना कैसी होगी, उसका चिंतन कैसे होगा? जब तक हमारे अंदर प्रतिभा नहीं होगी, तो वो उद्भावना उसकी होगी ही नहीं। फिर कहा इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में इस पर बहुत आचार्यों ने चिंतन किया। अब भामह ने क्या कहा, भामह की प्रसिद्ध कृति का नाम है क्या है? आप लोगों को पता है? अक्सर हम बताते चलते हैं, तो बताओ भामह का क्या है? अलंकार है। मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं? हाँ, तो तुम लोग जवाब भामह बोला तो काव्य अलंकार खटाक से याद रखो। पेन लेके नहीं बैठती हो, कहानी की तरह सुनती हो तो कैसे होगा? ने काव्य अलंकार में अपने इस बारे में उन्होंने बहुत चिंतन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रमुख हेतु के रूप में यदि काव्य रचना के प्रमुख हेतु को हम माने, तो वह प्रतिभा ही है। प्रतिभा को ही हम श्रेष्ठ काव्य हेतु मानेंगे, क्योंकि प्रतिभा के ही कारण काव्य रचना हो सकती है। और वो कहते हैं कि लेकिन यह जो प्रतिभा है, बहुत ही विरले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हर बार कालिदास पैदा नहीं होता है, हर बार भारवी पैदा नहीं होता है। कभी-कभी आज तक एक ही कालिदास पैदा हुआ है। वो कहते हैं कि ये बहुत मतलब कि विरल ही है, विरले ही दृष्टिगत होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि गुरु के उपदेश से तो हम शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं,
लेकिन काव्य रचना तो तभी ही होगी जब हमारे अंदर प्रतिभा होगी। हम विद्वान हो सकते हैं कि जब काम नहीं हो सकते हैं। हमें बहुत सारे विषयों का ज्ञान होगा, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि उतने ही स्कॉलर होंगे। इसीलिए भामह ने क्या कहा, अपने जो 6th सेंचुरी में भामह हुए हैं, 6ठी शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने अपनी काव्य अलंकार पुस्तक में किसको माना काव्य हेतु में बहुत महत्वपूर्ण? उन्होंने माना प्रतिभा को। ठीक है। अब भामह के बाद दंडी आते हैं। भामह का जो 6ठी शताब्दी का काल है और दंडी का काल 7वीं शताब्दी का है। ठीक है ना। और दंडी की कौन सी पुस्तक है आपको बताया है? काव्यादर्श। क्या है? आचार्य दंडी ने, जैसा कि अभी हमने बताया, उन्होंने तीनों काव्य हेतु को, यानी कि प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को महत्वपूर्ण माना। और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम प्रतिभा से ही काव्य सर्जना नहीं कर सकते हैं, हमें प्रतिभा के साथ साथ काव्य ज्ञान चाहिए, यानी कि व्युत्पत्ति चाहिए। और ये दोनों चीजें भी रहें, फिर भी वो आगे नहीं आएंगी, जानी नहीं जाएंगी, जब तक कि उसमें ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति के साथ अभ्यास नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि तीनों के कॉम्बिनेशन से ही काव्य हेतु सिद्ध होता है। ठीक है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नैसर्गिकता तो होती है, प्रतिभा क्या है, जन्मजात है, और वो भी हमें हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे अंदर अभ्यास का होना बहुत ही आवश्यक है, के द्वारा काव्य रचना कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं होगा। व्युत्पत्ति भी है, अभ्यास से हम उसको परिष्कृत कर सकते हैं, इसलिए हमें ये होना आवश्यक है। तो वामन ने क्या किया है, प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु उन्होंने माना है। अब हम लोग उसके बाद आते हैं रुद्रट, जो 9th सेंचुरी के हैं। कब के हैं? 9वीं शताब्दी के। पहले हो गए आपके वामन, और वामन हो गए जिन्होंने क्या लिखा, काव्यालंकार लिखा। दंडी ने क्या लिखा, काव्यादर्श लिखा। और रुद्रट आते हैं, और रुद्रट क्या लिखते हैं, रुद्रट 9वीं शताब्दी में आते हैं, 9th सेंचुरी में। ठीक है ना। और रुद्रट ने दो चीजों को उन्होंने एक प्रकार से, यदि रुद्रट को देखें तो उन्होंने दंडी की ही कॉपी की है। दंडी ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने प्रतिभा में दो भेद कर दिए। आप लोगों को याद होगा, यूजीसी के प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है ना, कार्यत्री प्रतिभा, कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा। याद है ना आप लोगों को, ध्यान है ना? होती है। और उत्पाद्य प्रतिभा क्या होती है? उन्होंने जो दूसरा कहा, उत्पाद्य जो शास्त्र और लोक से हमें मिलता है, शास्त्र को पढ़ने से जो प्रतिभा आती है, शास्त्र को हम बार बार प्रयास करते हैं, सीखते हैं, तो हमारे अंदर उसकी प्रतिभा आती है। और लोक में हम रहते हैं, समाज को देखते हुए, परंपराओं का अनुसरण करते हुए, हमको ये काव्य है, मूल चिंतन है। कारण को समझें तो आपको प्रतिभा को समझना होगा, और प्रतिभा को समझने के लिए जो हमारे अंदर जो सहज प्रतिभा है उसको समझना होगा, यानी कि जो ईश्वरीय प्रदत्त और जन्मजात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमको समझने के लिए उत्पाद्या को, जो हम लोक और शास्त्र से अर्जित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इन्होंने प्रतिभा को फोकस किया, और प्रतिभा में भी उसके दो रूप उन्होंने बताए, और कहा कि यही बेस्ट है। ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने किसको किसको पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया दंडी को पढ़ लिया, हम लोगों ने वामन को पढ़ लिया, हम लोगों ने 9वीं शताब्दी के रुद्रट को पढ़ लिया। ठीक है। अब आनंद वर्धन भी बहुत बड़े चिंतक हुए। और आनंद वर्धन भी 9वीं शताब्दी के हुए। जिस शताब्दी के रुद्रट हुए, उसी शताब्दी के आनंद वर्धन भी हुए। आनंद वर्धन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रतिभा, उन्होंने भी महत्व दिया प्रतिभा को भी, कहा कि प्रतिभा ही क्या है, कविता के मूल में है। और बहुत रुद्रट से भी अलग नहीं हुई, यानी कि कुल मिलाकर के दंडी का फोकस्ड चिंतन है। दंडी कहाँ के थे? आप लोगों को हमने बताया था, कांची के थे। ठीक है ना। एकमात्र काव्य शास्त्री हमारे साहित्य इतिहास में कहाँ का हुआ है, वो वहाँ का हुआ है, दक्षिण भारत का। और बाकी सारे कश्मीर वाले हुए हैं। और दंडी ने जिस
काव्य प्रतिभा को महत्वपूर्ण त्वरक माना, देनी जिस काव्य हेतु के क्लास कारण चलता उन्होंने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना, उन्होंने अभ्यास को महत्वपूर्ण माना। और एक किसको हमने कहा, याद दिला दो मुझे, वो हाँ सोच रहे हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं आनंदवर्धन के बारे में, क्योंकि आनंदवर्धन भी उनकी तरह 9वीं शताब्दी के हुए और उनको भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब जो चिंतन है। तो आनंदवर्धन ने क्या किया, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि प्रतिभा जो है, प्रतिभा के ही माध्यम से हम काव्य की रचना कर सकते हैं। काव्य की रचना का मूल क्या है, प्रतिभा है। और उन्होंने ऐसा नहीं कि व्युत्पत्ति को महत्व दिया, उन्होंने व्युत्पत्ति को महत्व दिया, लेकिन कहा कि व्युत्पत्ति तो उसकी शहजाद है, क्योंकि यदि व्युत्पत्ति का भाव नहीं होगा तो रचना में अनेक दोष आ जाएगा। लेकिन यदि प्रतिभा है उसके पास तो ये दोष कम हो जाते हैं। व्युत्पत्ति तो बहुत लोगों के मन में विचार नए नए आते हैं, है ना, और सारे विचार नए आएंगे और सब कर देगा तो सब फालतू बन जाएगा। लेकिन प्रतिभा से वो क्या करता है, वो चालाकी करता है, ध्यान देता है कि हम कैसे करेंगे। सबको, सबके मन में अच्छी भावना है, सबको है कि हम पौधा लगाएंगे, सबको है कि ये करेंगे। लेकिन कोई प्रतिभावान व्यक्ति सोचता है कि चलो नीम का पेड़ लगाते हैं, इससे मेडिसिनल प्लांट भी है, ऑक्सीजन भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी उसकी निगोरी से, बहुत कुछ। तो व्युत्पत्ति को उन्होंने बहुत कहा कि प्रतिभा ही है जो व्युत्पत्ति को दोष रहित बनाती है ना। व्युत्पत्ति हमको दोषयुक्त कर सकती है यदि प्रतिभा ना हो। तो उन्होंने कहा कि व्युत्पत्ति अच्छी बात है ही, काव्य प्रतिभा के लिए तो आवश्यक है, लेकिन प्रतिभा क्या करती है, व्युत्पत्ति के दोष, इस तरह से उन्होंने उसको आनंदवर्धन ने बहुत महत्वपूर्ण माना। और बाद में उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों की आवश्यकता पर उन्होंने अधिक बल दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभ्यास को निगेट किया, लेकिन उन्होंने कहा व्युत्पत्ति सब में हो सकती है, लेकिन प्रतिभा से हम कमांड करते हैं ना, कब क्या बोलना चाहिए। हम सबके मन में उद्रेक रहता है, अरे हम पहले बोलें, ये बोले, वो बोले, हम ये लिख देते हैं, मैडम को अच्छा लगेगा, लेकिन क्यों चुपचाप आप रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर सांस लेके बैठ के कि हम सोचते हैं कि हम क्या लिखें कि जो सुगठित हो, जो सुचिंतित हो, जिसमें शब्दों का विन्यास अच्छा हो, जिसमें अशुद्धि कम हो, जिसमें वर्तनी अच्छी हो, कम शब्दों में हम अच्छी बातें लिख सकें। कौन ये सोचता है? तो जब ये सोच हमारे मन में आ जाती है तब हम क्या करते हैं, तब आनंदवर्धन ने कहा कि इसीलिए प्रतिभा व्युत्पत्ति भी है, लेकिन व्युत्पत्ति के दोषों को निराकरण करने में क्या है, प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तब उसके बाद उसी समय और उसके थोड़े काल का अंतर है, लेकिन शताब्दी वही है, राजशेखर आ जाते हैं। राजशेखर भी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और 9th सेंचुरी के हुए हैं, और उनकी रचना का नाम क्या है जानती हो? उनकी रचना का नाम है काव्य मीमांसा। क्या है नाम? काव्य काव्य मीमांसा। मीमांसा। बोलो। हाँ, काव्य राजशेखर की मीमांसा। रचना क्या है? हाँ, नोट कर लो। और उन्होंने भी काव्य हेतु की विवेचना करते हुए उन्होंने भी कहा कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब अलग बात है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति को उन्होंने काव्य हेतु, प्रमुख काव्य हेतु माना है, लेकिन इन दोनों, उन्होंने कहा कि कवि कर्म तभी हो सकता है जब प्रतिभा भी हो और व्युत्पत्ति हो, ठीक है ना। और उन्होंने जो कवि के, उन्होंने कहा कि कवि दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक प्रतिभा संपन्न कवि और व्युत्पत्ति युक्त कवि शास्त्र, ठीक है ना। वो कवि होता है, दोनों ही चीजें उसमें होती है, लेकिन वो कहते हैं कि कवि के अंदर जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति उसके अंदर होती है। अभ्यास क्या है? बाहर की चीज है, बाह्य शक्ति है उसकी अभ्यास, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो प्रतिभा और व्युत्पत्ति। कुछ नहीं कहा कि काव्य के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना नया टिल्ट कर दिया कि हम कैसे सबसे अलग होंगे।
उन्होंने कहा कि काव्य प्रतिभा और काव्य की जो व्युत्पत्ति है वो एक लेखक के निजी उसके आत्मिक विचार हैं, आत्मिक चिंतन है और उस माध्यम से उसका विकास होता है। वो उसका अंदर की बातें हैं, उसके हृदय में वो चीजें अनुस्यूत होती हैं। इसीलिए प्रतिभा और व्युत्पत्ति अंतर की चीजें हैं और बाह्य चीजें क्या है? अभ्यास है। और अभ्यास बाहर की चीजों से हम फिर उसके द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है? तो इस जी तरह मैम। से उन्होंने दोनों इस तरह से उन्होंने इस दोनों को इसीलिए यदि राजशेखर की बात को माने तो राजशेखर कहते हैं इन दोनों को व्याख्यायित करते हुए बार बार बाह्य हेतु बताते हैं प्रतिभा को और उसके बाद प्रतिभा अभ्यास को कहते हैं और कहते हैं कि काव्य का मूल क्या है? तो हमारे अंदर प्रतिभा की शक्ति है। और प्रतिभा की शक्ति नहीं रहेगी तो हम कविता नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? उन्होंने बस क्या किया कि उसको इलेबोरेट कर दिया। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं मम्मट। मम्मट आते हैं 11th सेंचुरी के, 11वीं शताब्दी के हैं और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना क्या है? काव्य प्रकाश है। क्या है रचना? काव्य प्रकाश। आप लोग ध्यान कर लीजिए। हमने कहा था आप लोगों को जब आप लेक्चर सुनते हैं तो हाथ और पेंसिल लेके बैठा कीजिए। तो वो क्या है? वो काव्य प्रकाश उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि काव्य हेतु में के लिए जो शक्ति चाहिए वो क्या है? उसके लिए कहा कि पहला शक्ति यानी कि प्रतिभा को उन्होंने कहा शक्ति है। व्युत्पत्ति कहा, व्युत्पत्ति के लिए उन्होंने एक शब्द नया निकाला, निपुणता। ठीक है? और अभ्यास की विवेचना, अभ्यास की व्याख्या उसके साथ करते हैं। तो यानी उन्होंने कहा कि प्रतिभा है यानी कि यदि किसी भी कवि के कवित्व की शक्ति को वो मानेगा तो प्रतिभा जो है उसके कवित्व का बीज है। ठीक है? यदि कविता हम काव्य को एक वृक्ष माने तो प्रतिभा उसका क्या है? बीज है। ठीक है? और उसके लिए उन्होंने अपनी एक छोटी सी पंक्ति भी उन्होंने कही है। लेकिन निपुणता और अभ्यास क्या है? वो निपुणता और अभ्यास भी एक ऐसी शक्ति है जो प्रतिभा में मिल करके उसको द्विगुणित करती है, मतलब उसकी शक्ति को दोगुना करती है। लेकिन प्रतिभा को उन्होंने कहा कि उसका मूल है, उसका बीज है। यदि हम काव्य रूपी वृक्ष का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें प्रतिभा रूपी बीज को रोपना होगा। प्रतिभा रूपी बीज को हमको जीवित उसको जीवन देना होगा, हमको सींचना होगा उस प्रतिभा को। जब प्रतिभा हमारे अंदर होगी, प्रतिभा रूपी बीज हमारे अंदर होगा, तभी ही हम जो निपुणता है यानी कि जो व्युत्पत्ति है, जो अभ्यास है, उसके सहारे जो काव्य का जो वृक्ष है उसको पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने ध्यान कर लिया क्योंकि जो मम्मट की पुस्तक क्या बताया? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में तीनों को महत्वपूर्ण माना लेकिन कहा कि प्रतिभा जो है वह क्या है? बीज है। हाँ? और उस बीज के अच्छे होने में, उसको पोषण देने में व्युत्पत्ति और अभ्यास का योगदान होता है। तो बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अब एक और कवि आते हैं पंडित जगन्नाथ। इसको भी नोट कर लीजिए और सबका नोट्स एक एक वो बना लीजिए। काव्य हेतु ऊपर लिख लीजिए। काव्य हेतु का नंबर 1 दंडी, नंबर 2 भामह, नंबर 3 मम्मट, नंबर 4 रुद्रट। ऐसे ऐसे आप बनाइए। ठीक है ना? जैसे जैसे बताया, अभी मम्मट का बताया था, अभी हम लोग पंडित राज जगन्नाथ की बात करते हैं, है ना? उन्होंने उन्होंने क्या किया कि कहा कि प्रतिभा को ही चाहिए, इसी उनको कहा जाता है प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है ना। उनकी मान्यता में क्या है? उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने अपने रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ की पुस्तक है रस गंगाधर। हाँ, एक सेकंड। वो कहते हैं कि प्रतिभा के सिवा और कोई काव्य हेतु का कोई कारण नहीं है ना। और उनकी मान्यता वो खाली कहते हैं कि प्रतिभैव केवल कारणम, है ना, सिर्फ प्रतिभा ही एक कारण। मुंगा बंद मत करो। हाँ, तो इस प्रकार वो व्युत्पत्ति और अभ्यास
वो बहुत महत्वपूर्ण वो कहते हैं कि जो कोई बच्चा जो है वो बहुत बचपन में ही छुटपन में ही उसके अंदर प्रतिभा भी दिखाई देती है। मतलब उसके अंदर व्युत्पत्ति भी है, उसके अंदर अभ्यास भी है, व्युत्पत्ति भी है, सब कुछ है। तुरंत-तुरंत वो आँसू कभी बन जाता है, लेकिन उसको हम प्रतिभावान नहीं मानेंगे, है ना? वो कहते हैं प्रतिभा कुछ अलग-सी चीज़ है और जिसमें प्रतिभा नहीं है, वो भले ही व्युत्पत्ति हो, भले ही उसमें अभ्यास हो, लेकिन उसको काव्य ऋतु का हम कारण नहीं मान सकते हैं। और आचार्य जगन्नाथ की इस बातों को काफ़ी उनका खंडन और मंडन भी हुआ। हुँ। जो हम लोग भाषा विज्ञान में आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ प्रतिभा के बल पर काव्य निर्माण नहीं हो सकता है, काव्य निर्माण का हेतु सिर्फ प्रतिभा नहीं है। या बिना व्युत्पत्ति के, बिना अभ्यास के कोई रचना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इन सारे विवेचन को तुम देखो, तो साहित्य सर्जना की मूल शक्ति में प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति भी है और अभ्यास भी है। तो इसी पर उन लोगों ने क्या किया है, बहुत तरह के उन्होंने चिंतन किया है, बार-बार खंडन मंडन किया है, अपने हिसाब से कभी कह दिया है कि सहजा है, तो कभी कहा कि उत्पाद्या है। एक मिनट बेटा, फिर एक ने कहा हाँ, और राजशेखर ने क्या कहा प्रतिभा को, कहा कि कार्यत्री प्रतिभा होती है और भावित्री होती है। और कार्यत्री प्रतिभा का क्या है, कवि कर्म कैसा करता है और भावित्री क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि हम आलोचना की शक्ति कितनी रखते हैं, वो भावित्री प्रतिभा है। और कार्यत्री प्रतिभा क्या है कि हमारा कवि कर्म कैसा है। फिर वो ऐसा करते हैं राजशेखर, फिर कहते हैं कि कार्यत्री प्रतिभा कहते हैं कि वो सहजा होती है, यानी कि सहज उत्पन्न होती है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि आहार्या होती है, यानी कि कहीं से हम सीखते हैं। फिर वो कहते हैं कि तीसरा कहते हैं कि औपदेशिकी होती है, यानी हम अपने देवता से, गुरु से, तंत्र से, मंत्र से, यानी कई गुरुओं से हम उस प्रतिभा को ग्रहण करते हैं, उनके उपदेश से उस प्रतिभा को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी व्याख्या की है, ठीक है। जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि हमारे काव्य हेतु के कारण क्या है, तो काव्य की रचना का कारण क्या है, तो कहा कि 3 कारण हो सकते हैं, है ना, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। फिर सारे काव्यकारों ने सारे जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग व्याख्या की। राजशेखर ने उसकी एक विशेष व्याख्या की, कहा कि नहीं हमारे जो रुद्रट ने जिसे कहा कि सहजा और उत्पाद्या है। और फिर राजशेखर ने क्या कर दिया, राजशेखर ने कहा कि नहीं कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा होती है। और कार्यत्री का भी फिर 3 कर दिया, कहा कि सहजा है, आहार्या है और औपदेशिकी है ना। सहजा को उन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त माना, आहार्या को उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो हम अपनी जिस संस्कृति में जीते हैं, जिस समाज में जीते हैं, जिस विद्यालय में या जिन गुरुओं के बीच में रहते हैं, मतलब हम वहाँ से प्रयास करने के माध्यम से सीखते हैं। और एक उसमें उन्होंने जोड़ दिया औपदेशिकी प्रतिभा, यानी कि हम गुरु से, तंत्र से, मंत्र से, ग्रंथ से, विभिन्न प्रकार से जिनके उपदेश से जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हम उपदेशिकी औपदेशिकी प्रतिभा करते हैं। तो इस प्रकार से देखो कि जैसे दोनों ने, चाहे राजशेखर हो चाहे रुद्रट हो, उन दोनों ने बस अपनी बातों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर दिया। और फिर आचार्य हेमचंद्र आते हैं, हेमचंद्र भी कहते हैं कि नहीं प्रतिभा, और सबने ध्यान रखना कि सबने व्युत्पत्ति को अलग नहीं किया, सबने अभ्यास को अलग नहीं किया, सबने प्रतिभा का ही विभाजन किया है। फिर हेमचंद्र कहते हैं कि प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, वो क्या क्या होती है, कहा कि सहजा होती है और औपाधिकी होती है। सहजा यानी कि अपने आप,
हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में वो प्रत्यय के रूप में पहले से रहती है। और औपाधिकी का क्या कहा? कहा कि वो मंत्र से, देवों की आराधना करने से ऐसी प्रतिभा आती है जिसको औपाधिकी वो कहते हैं, ठीक है? और बाद में पंडित राज जगन्नाथ ने भी प्रतिभा में कहा कि विविधता है या अनेक रूपता का, तमाम तरह की चीजों का उल्लेख करते हैं। और सभी कवियों में एक प्रकार कहा कि सभी कवियों में एक ही प्रकार की प्रतिभा नहीं होती, सभी की उद्भावनाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसीलिए प्रतिभा में भी क्या है, विविधता है, ठीक है? तो आज हम लोगों ने काव्य वेदों में किन किन चिंतनकारों का चिंतन क्या क्या है प्रतिभा को लेकर के खास करके, और किन लोगों ने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया, हम लोगों ने उसको सीखा है। और व्युत्पत्ति पर भी हम लोग कल चर्चा करेंगे, एक बार चर्चा कर लेंगे तो हम लोग विशेष ज्ञान है। हम लोग व्यवहार से, प्रकृति से, बहुत लोगों से मिलने से हमारे विचार जन्म लेते हैं, बहुत सारे विचारों का समन्वय हमारे व्युत्पत्ति में होता है। और काव्य शास्त्र में जितने भी आचार्य हैं उन सबों ने कहा कि व्युत्पत्ति को उन्होंने निपुणता से कहा कि व्युत्पत्ति क्या है, जो कोई भी भाव उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। जब हम इसको बताते हैं, वहां जाते हैं, सब छात्राओं के बीच में रहते हैं, अन्य शिक्षकों के बीच में जाते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो अटेंटिव क्रिया है। जब हम अटेंड करते हैं, जब हम जुड़ते हैं किसी चीजों से, तो हमारे मन में वो भाव जागृत होता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, और उसको देख करके हमारे अंदर निपुणता का भाव आता है। इसीलिए उन्होंने कहा यह भी जो व्युत्पत्ति है वह क्या है, शास्त्रीय है और लौकिक है। एक तो शास्त्र के सीखते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए जो व्युत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो क्या है, असीमित है ना, क्योंकि लोक और शास्त्र की कोई सीमा सीमा नहीं नहीं है, होती। वो असीम है। हम कहाँ से किस ज्ञान को ले लेंगे, किस छोटे बच्चे से, किस प्रकृति से, किस चिड़िया से, पक्षी से, तो ये हमें पता नहीं होता है ना? और इस प्रकार से व्युत्पत्ति जो है असीम है, अखंड है, हम बहुत सारी चीजों से उसको प्राप्त कर। जिस कवि ने, जिस आचार्यों ने व्याख्या की है, सबने सिर्फ प्रतिभा के ही भेद को बताया है। और अभ्यास में क्या है, अभ्यास में राजशेखर ने कहा कि हमको निरंतर अभ्यास से हमारी जो काव्य रचना है उसमें क्या होता है, विशिष्टता आती है। वो अभ्यास से ही हम अपनी प्रतिभा का पोषण कर सकते हैं, हम उसको संस्कारित कर सकते हैं, है ना? दंडी ने भी कहा कि यदि हम अभ्यास पूर्वक, यदि अपनी वाणी की उपासना करते हैं, यदि किसी देवी की अर्चना हम करते हैं, किसी भगवान की अर्चना करते हैं और अभ्यास से करते हैं, तो उसमें क्या होता है, निपुणता आती है। और उससे अनुग्रह, जब आपकी आपकी भाषा पर सरस्वती का निवास होता है, और जब आप बोलती हैं कहीं भी अच्छे से, तभी तो आप पर उनकी कृपा होती है। कृपा अनुग्रह को कहते हैं ना। तो वो कहते हैं कि श्रेष्ठ कवि सब कैसे हुए, शिक्षा तो प्राप्त किया था उन्होंने, लेकिन अनुभव भी उनके पास था, लेकिन यदि अभ्यास नहीं होता तो उनमें उत्कृष्टता नहीं आती, और उत्कृष्टता आई इसीलिए उन्होंने काव्य के गुणों को समृद्ध किया और दोषों से अपनी रचना को मुक्त किया। तो अभ्यास को उन्होंने, अभ्यास से क्या होता है, काव्य में निखार आ जाता है, काव्य में सौंदर्य आ जाता है, और कवि की क्या होती है, अभिव्यंजना शक्ति बढ़ती है, उसकी जो भावाभिव्यक्ति होती है वो माधुर्य से युक्त होती है, वो प्रभावशाली बन जाती है, वो सौष्ठवपूर्ण होती है। और इसीलिए उन्होंने व्युत्पत्ति अभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण माना। आचार्य हेमचंद्र ने भी काव्यानुशासन में क्या किया, कहा कि अभ्यास बहुत जरूरी है, वरना प्रतिभा संस्कारित नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अभ्यास से प्रतिभा किसकी तरह हो जाती है, कामधेनु की तरह हो जाती है। जिस तरह से कामधेनु गाय मन की मुराद को पूरी करने वाली होती है, कि काव्य काव्य के अमृत को प्राप्त करना चाहती हो, हम यदि चाहते हैं
तो व्युत्पत्ति भी हो, प्रतिभा भी हो, लेकिन अभ्यास न हो तो काव्य का हमें अमृत नहीं मिल सकता है। यदि काव्य नवनीत हमें चाहिए तो हमें अभ्यास का सहारा लेना ही होगा। ठीक है? जी मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जी मैम। स्क्रीनशॉट बेटा ले लो। हाँ,